Good evening, everyone. Is my voice audible to all? Is my voice audible to everyone? Okay, so we were discussing this question in the previous class that if B is the only child of C's grandfather, only daughter, how C's father related to B? So answer for this question is maternal uncle. So how will this come? अभी देखो क्वेश्चन में जब इस टाइप के थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, what we have to do, we have to try to understand about the terminology that we have learned. ठीक है, तो अभी क्या है, सीज ग्रैंड फादर बोल रहे हैं। अब ग्रैंड फादर वो बोल रहे हैं ना, यू टेक इट एज द पेटर्नल ग्रैंड फादर, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मतलब इफ ही इज योर नाना, लाइक अगर आपके नाना है तो वहां लिखा होगा मेटर्नल ग्रैंड फादर, बट व्हेन इट इज रिटन ओनली एज ग्रैंड फादर, थिंक इट एज योर दादा, मतलब आपके दादा हैं, सो उस अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दिस सीज ग्रैंडफादर मतलब सी के पापा, ही इज नॉट सीज मदर के फादर, ही इज सी के फादर के पापा। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब अगर हम देखिए, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी इज ग्रैंडफादर। अभी सी के मतलब फादर हैं और उनके ग्रैंडफादर, ऐसे बिकॉज जनरेशन डिफरेंट है, तो सीज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो सी के फादर एंड देन सी के ग्रैंडफादर। नेक्स्ट कम सीज ग्रैंडफादर ओनली डॉटर। अब इसका मीनिंग है ये जो ग्रैंडफादर की जो डॉटर है वो एक ही है। मतलब अगर वो ये चीज बोल रहे हैं डॉटर एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक डॉटर है, ओनली डॉटर मतलब एक डॉटर है। सो डेफिनेटली ये मदर तो नहीं हो सकती। अगर ये मदर होती तो वो ओनली डॉटर कैसे होते? तो इट कैन नॉट बी द मदर, इट इज योर डॉटर। ठीक है, इतना समझ आया कि यहाँ तक है। सो दिस इज फादर, दिस इज डॉटर। इसका मतलब ये दोनों कौन है? एफ एंड डी। हाउ दिस एफ एंड डी आर रिलेटेड टू ईच अदर? टेल मी हाउ एफ एंड डी आर रिलेटेड टू ईच अदर। Yes, they are brother and sister. So F and D are brother and sister of each other. यहाँ तक clear है सबको? Is this point clear to everyone? Is this point यहाँ तक सबको clear है? बाकी सब मैम प्लीज रिपीट अगेन। ओके, आई एम रिपीटिंग। देखो पहली चीज यहाँ लिखा है सीज ग्रैंड फादर। अभी ग्रैंड फादर में मैंने आपको क्या समझाया था, ये मिटर्नल ग्रैंड फादर होंगे कि पेटर्नल ग्रैंड फादर होंगे? इफ इट इज रिटन एज अ ग्रैंड फादर मतलब ही इज पेटर्नल ग्रैंड फादर। अगर वो मेटर्नल ग्रैंड फादर होते हैं तो वहां पे मिटर्नल ग्रैंड फादर लिखा होगा। सिंस ग्रैंड फादर इज योर पेटर्नल ग्रैंड फादर, ये पॉइंट याद रखना। अब वो बोल रहे हैं सीज ग्रैंड फादर मतलब सी के ग्रैंड फादर, तो सी के बिकॉज इट इज ग्रैंड फादर मीन्स इट इज योर पेटर्नल ग्रैंड फादर, मतलब सी के फादर के फादर, ये हो गए सी के ग्रैंड फादर। ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। सो इफ बी इज द ओनली चाइल्ड, अब इसको छोड़ दो, ओनली चाइल्ड ऑफ सीज ग्रैंड फादर ओनली डॉटर, ग्रैंडफादर की डॉटर है, उसके अकेली डॉटर है। ओनली डॉटर मीन्स कि उनकी कोई और डॉटर नहीं है। भाई हो सकता है बट कोई बहन और नहीं है। अगर वो लिखते ओनली चाइल्ड, अगर वो लिखते ना ओनली चाइल्ड कि सीज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, तब हमें सोचना पड़ता कि ये बंदा और ये इंसान सेम है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मेटर्नल ग्रैंडफादर। तब उन्होंने वैसे तो ग्रैंडफादर से ही मीनिंग है इट इज पेटर्नल ग्रैंडफादर, बट अगर वो बोलते ना सीज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? ओनली चाइल्ड है तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन सेम है और ये सी इसी का सन है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अभी डी बता रही हूँ, डी डी इज डॉटर। डॉटर सीज ग्रैंडफादर मतलब सी के फादर एंड उनके ग्रैंडफादर, सीज ग्रैंडफादर ओनली डॉटर मतलब अब ये नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर आ गई। सो दीज टू एफ एंड डी आर हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईच अदर। एफ इज द ब्रदर एंड डी इज द सिस्टर। इतना समझ आया सबको?
Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? ओके, अब आगे क्या है? इफ बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सीज ग्रैंड फादर ओनली डॉटर, मतलब ये जो डॉटर है इसका जो बेबी है वो है बी, और उन्होंने यहाँ लिख दिया ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मतलब डी का कोई और बच्चा नहीं है। अब यहाँ था ओनली डॉटर, ये टर्म्स हमें याद रखनी है। सो अब उन्होंने बोला हाउ सीज फादर, जो सी के फादर है, मतलब ये हाउ दिस पर्सन इज रिलेटेड टू बी, बी से कैसे रिलेटेड होगा? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, मतलब एफ बी का मामा है ना, मामा हुआ नहीं हुआ, और मामा को क्या बोलते हैं हम? अंकल। और ये बिकॉज ये मामा है, ये मदर साइड का है, इसीलिए उन्हें मेटरनल अंकल लिखा है। अगर वो चाचा या ताया ऐसा रिलेशनशिप आता देन इट वुड बी पेटर्नल अंकल। सो माय आंसर वुड बी ए, मेटर्नल अंकल। मैम इन क्वेश्चन दे विल स्पेसिफाई, हाँ, अगर मेटर्नल ग्रैंडफादर होगा दे विल राइट अबाउट ग्रैंड मेटर्नल ग्रैंडफादर, बट मैंने आपको यही चीज बताई, अगर 1% यहाँ पे मेटर्नल ग्रैंडफादर नहीं लिखा बट स्टिल दे आर सेइंग ओनली चाइल्ड, चाइल्ड अगर ओनली चाइल्ड लिखते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी सिर्फ यही है कि ये मेटर्नल ग्रैंडफादर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर मैं क्वेश्चन अब चेंज कर देती हूँ, सीज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, इफ माय क्वेश्चन इज दिस, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो हमारे अकॉर्डिंग सी ग्रैंडफादर इज सी के दादा, है ना, क्योंकि वो पेटर्नल है और पेटर्नल रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये मैं आपको एक लीस्ट बता रही हूँ। मैम फॉर एवरी पेटर्न, हाँ, मेटर्नल के लिए वो मेंशन करते हैं, अदरवाइज वो ऐसे ऑप्शन ही नहीं देंगे, मेटर्नल पेटर्नल अंकल नहीं देंगे, सिर्फ दे देंगे अंकल और दूसरा कोई रिलेशन ग्रैंडफादर बना देंगे। अगर वो मेटर्नल एंड पेटर्नल अंकल लिख रहे हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ अंकल ऑप्शन है तो भी आंसर ठीक होगा ना। ऑप्शन में अगर मेटर्नल पेटर्नल अंकल नहीं है तो भी नहीं होगा। बट मेटर्नल की साइड पे नॉर्मली जब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है दे विल मेंशन अबाउट मेटर्नल। अब अगर मैं डिस्कस कर रही थी, यहाँ पे लिखा होता ओनली चाइल्ड, सो अकॉर्डिंग टू आर टर्मिनोलॉजी सीज ग्रैंडफादर मतलब सी के फादर हैं और फादर के ग्रैंडफादर, ठीक है। सीज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, मतलब ओनली चाइल्ड का मीनिंग क्या है? ये जो फादर है ना वो फादर नहीं है, वो ओनली चाइल्ड है। सो ओनली मतलब फादर भी हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे ओनली चाइल्ड, मतलब ये जो ओनली चाइल्ड का बी इज द चाइल्ड। सो ये दोनों, सो बी और एफ में क्या रिलेशनशिप होगा? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, सी अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कर दूं ओनली चाइल्ड, अभी बताओ हाउ इज बी रिलेटेड टू द सीज फादर, कैसे रिलेटेड होंगे अगर ओनली चाइल्ड हो जाता है तो? बाकी सब, it is father. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone or not? बस ये छोटे छोटे टर्म्स होती हैं, चाइल्ड, डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग चेंज होता हो जाता है। और मदर की साइड के रिलेशनशिप को यूजुअली दे विल राइट एज मैटरनल, बट अगर ऑप्शन में ऐसा हो, इट कुड बी मदर ऑल्सो, यस इट कुड बी मदर ऑल्सो, बट अगर उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, उन्होंने ऑप्शन में, बट देखो देखो देखो, मदर नहीं होगी, मदर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पूजा मदर? क्योंकि सीज ग्रैंड फादर है, तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सीज ग्रैंड फादर मतलब ये उसके दादा है। अगर वो मेटर्नल ग्रैंड फादर लिखता तो हम बोलते दैट शी इज मदर। समझ आया पूजा? अगर वो मेटर्नल ग्रैंडफादर लिखते ना तो हम बोलते दैट शी इज मदर, मदर और सन ऐसा रिलेशनशिप है। बट उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ये चीज बोल दी कि वो ग्रैंडफादर है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? इफ सी फादर लिखा होता, सीज फादर, क्या चीज सी फादर लिखा होता? सीज फादर लिखा होता, क्या पूछ रहे हो दीपक आप? व्हाट आर यू आस्किंग?
फादर साइड नथिंग विल बी मेंशन, यस, फादर साइड में कुछ भी मेंशन नहीं होगा एंड मदर साइड पे मेंशन होगा दैट मिटरनल, ठीक है, नॉट ग्रैंडफादर, मतलब सीज फादर, यू आर सेइंग दिस, दीपक आर यू आस्किंग दिस? ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सीज फादर मतलब सी के फादर की ओनली डॉटर, है ना, ओनली डॉटर, daughter, if B is the only child of C's father only daughter, मतलब ये इसकी B, ये B हुआ, तो how is C related to B? अभी C B से कैसे रिलेटेड होगा बताओ? C क्या हुआ, रिलेशनशिप दोबारा सेम हो रहा है, बताओ। अगर हमने क्वेश्चन में से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे फादर होता है बताओ अभी क्या होगा आंसर? इफ इट इज फादर, यस मदर्स ब्रदर, हाँ ठीक है, और बाकी सब बताओ। सी का जेंडर नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो? सी का, देखो देखो देखो, उसने बोल दिया सीज फादर ओनली डॉटर, मतलब सी और डॉटर सेम तो है नहीं, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। और अगर डॉटर एक ही है तो ये तो लड़का होगा ना, दिस शुड बी अ मेल ना। अगर डॉटर एक है, ओनली डॉटर है, तो सी तो सी शुड बी अ मेल, तभी तो वो रिलेशनशिप बता रहा है, तो सी मेल ही होगा बिकॉज उसने यहाँ पे ओनली डॉटर लिखा है। अगर उन्होंने लिखा होता ना डॉटर्स, फिर आप कर देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज यू डोंट नो कि वो सी लड़का है या लड़की है, बट उन्होंने यहाँ पे ओनली डॉटर लिखा है, मतलब सी इज अ मेल, सी फीमेल है, सी फीमेल मेल, हमें श्योरिटी है सी इज अ मेल। बट अगर वो यहाँ पे ओनली को हटा देते देन यू आर नॉट श्योर सी इज अ मेल और अ फीमेल, सो योर रिलेशन विल गोइंग टू चेंज और आपका आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और किसी को डाउट? सिर्फ एक दो बच्चे ही क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी सब कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, एक ही दो तीन लोग ही आंसर देते हैं, दो तीन लोग ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलो नेक्स्ट आता है सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट। एक बार हम ये इतना टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर हम एक बार जो एग्जाम में पेपर्स आए हुए हैं फिर वो देखते हैं, ठीक है? तो सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट से पहले है डायरेक्शंस, पहले है डायरेक्शंस, देन वी विल स्टडी अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट। डायरेक्शन में क्या होता है? दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ, नाउ नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, वेस्ट, वेस्ट का ऑपोजिट इज ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हुआ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हुआ साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हुआ नॉर्थ वेस्ट। हमेशा याद रखना कभी भी वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, हम नॉर्थ और साउथ की टर्म्स में ही इन बिटवीन वाली डायरेक्शंस बताते हैं। सो अगर साउथ और ईस्ट है तो साउथ ईस्ट, हमेशा साउथ और नॉर्थ पहले ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, दीज आर योर डायरेक्शन। अभी ये तो बहुत सिंपल सा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, दीज आर योर डायरेक्शंस। मतलब बेसिक जो आपकी डायरेक्शंस होती है वो ये होती हैं। सो डायरेक्शंस, तो आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा इन डायरेक्शंस के बीच में, इन डायरेक्शंस के बीच में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। नहीं ना, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। अच्छा चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा सनराइज, सनराइज कहाँ से होता है? सन ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट एंड इट सेट टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ ठीक है, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड इट विल सेट टूवर्ड्स वेस्ट, तो सनराइज इज फ्रॉम ईस्ट एंड सनसेट इज टूवर्ड वेस्ट, ठीक है? सो अगर आप सन की तरफ फेस कर रहे हो, इफ यू आर फेसिंग द सनराइज, तो आपकी शेडो कहाँ जाएगी?
इट शुड बी वेस्ट। आप जिस साइड पे देख रहे हो सन की साइड पे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मुझे बताओ। अ मैन, प्रकाश वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये है, इसका मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन देखो और इसका डायरेक्शन बनाओ। प्रकाश वॉक 30 मीटर टूवर्ड वेस्ट, took a left turn and walked 50 meter 20 meter, then he took a देखो इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर देख के बताओ क्या आएगा। साउथ 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 साउथ, ये बी किसने बोला? लॉकी। हाउ इज बी नॉट कैसे हुआ? हाउ वुड बी कम? बी कैसे आएगा? आपका आंसर बी कैसे आया? चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बी नहीं है, आंसर इज योर साउथ। लेट अस डिस्कस इट। अभी उसने बोला दिस इज नॉर्थ, आई कर, ओके ओके ठीक है, इट्स ए, यस, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, हमें ये पता है, ठीक है। अब प्रकाश वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब वो गया 30 मीटर, ऐसे गया है ना, ही वॉक 30 मीटर टूवर्ड वेस्ट, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। अभी लेफ्ट टर्न का मीनिंग पता है क्या होता है? अब ये देखो, एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, उसका फेस आगे की तरफ है क्योंकि वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन उसकी राइट होगी और ये उसकी लेफ्ट होगी। सो हमेशा आपको जो डायरेक्शन देखनी है ना, वो डायरेक्शन देखनी है वो किस साइड पे फेस कर रहा है, उस साइड से देखो कि राइट लेफ्ट क्या होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर हम यही चीज बोलते हैं अ पर्सन वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, है ना, 30 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करा, अब उसका जो राइट होगा दिस वुड बी राइट, बिकॉज वो ऐसे खड़ा है, उसका फेस आगे है, उसका राइट इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है। बट जब हमने डायरेक्शन ऐसे बोली दैट इट हैड वॉक टूवर्ड्स वेस्ट, तो उसका फेस आगे की तरफ है और राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मतलब उसका फेस है, और उस फेस के अकॉर्डिंग बताना व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। अगर आपने ये पॉइंट ठीक से समझ लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि वाई ऐसे आने पे ये राइट है ये लेफ्ट है, और ऐसे आने पे ये लेफ्ट और ये राइट है? किसी को इसमें डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं या सिटिंग अरेंजमेंट भी जब हम डिस्कस करेंगे, सो जिस डायरेक्शन में उसका फेस होता है ना, फेस वाले डायरेक्शन से हम राइट और लेफ्ट बताते हैं, ना कि बैक से। हमेशा फेस वाले डायरेक्शन से होता है। सो दे हैव सेड 30 मीटर टूवर्ड वेस्ट, इसलिए हमेशा एरो जरूर बनाओ, क्योंकि एरो से आपको पता चलेगा राइट किधर है लेफ्ट किधर है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न लिया, ये लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न लेके यहां आ गया, दिस इज 20 मीटर। देन ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, अब उसका फेस यहां फेस कर रहा है, तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। फेस को देखो, फेस किस साइड कर रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, he again took a left turn and walked 30 meter, again took a left turn and he walked 30 meter, now his face is toward this direction, then he took a right turn and stopped। अब right face आगे की तरफ है, तो this is his right and this is his left, so they are saying that he again took a right turn, मतलब वो इधर आया एंड नाउ ही स्टॉप। अब बताओ उसका फेस किस डायरेक्शन में है? अगर उसका फेस होता ऊपर की डायरेक्शन, इट इज नॉर्थ, फेस है नीचे की डायरेक्शन, मतलब इट इज योर साउथ, सो द आंसर वुड बी साउथ। क्लियर है सबको ये चीज? क्लियर है सबको ये चीज? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ,
क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, बस 30 एंड ही स्टॉप्ड, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अभी क्या आंसर दोगे, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। ईस्ट, सबको क्लियर है वाई इट्स ईस्ट, क्योंकि हमने बोला वो ऐसे आया, यहाँ उसका फेस है, फिर उसने राइट लिया, बट अभी मैंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ही इज स्टैंडिंग हियर, सो डायरेक्शन ये है एंड दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है सबको ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट चीज बताओ, ये नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है नाउ टेल अस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। फाइनल और इनिशियल पोजिशन में क्या डिस्टेंस है उनके बीच में? इट इज 20 मीटर। क्लियर है ना सबको ये चीज? 30 इधर आए, 20 इधर आए, दोबारा 30 आ गए, सो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, दोनों के बीच का गैप इज 20 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और शैल आई रिपीट हाउ विल 20 मीटर कम? किसी को भी डाउट है? ओके, ठीक है, देन आई विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब बताओ 72 क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये देखो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा 72 का? मैम अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 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 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, और मैक्सिमम डिस्टेंस तो ऐसे होगा ना, ऐसे जाके ऐसे कर रहे हो, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इस क्वेश्चन में सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है लाइक हाँ ये साउथ ईस्ट अभी देखते हैं, दिनेश अगर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इस और इस पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही यही है, तो आपका आंसर विल रिमेन द सेम 30 मीटर ओनली। बट अगर क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा होता, अ पर्सन हैज वॉक फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहाँ पे वो 20 मीटर मूव करा, आगे जाके 30 मीटर मूव करा, है ना, अब वो यहाँ खड़ा है, अब बताओ इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस, ये डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, फिर आपको इसका हाइपोटेन्यूज से वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि दिस इज योर वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हाँ, अब ये क्लियर है ना वो दिनेश आपको? ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बोल रहे हो साउथ ईस्ट। लेट अस चेक, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम द नॉर्थ, देखो अब साउथ ईस्ट होता है ये डायरेक्शन, दिस इज साउथ ईस्ट, है ना, अब वो बोल रहे हैं इफ साउथ ईस्ट बिकम्स योर नॉर्थ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट दिस इज योर न्यू डायरेक्शन नॉर्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट बताओ क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट है ये हो गई, ये है मेरी नॉर्थ ईस्ट, एंड इट हैज बिकम, व्हाट इज इट बिकम, वेस्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, देन टेल अस व्हाट विल वेस्ट बिकम। अभी ये नॉर्थ है ना, तो इसका जो बैक साइड जाएगा वो हो जाएगा साउथ, अभी इधर वाला वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन में आएगा हमारा ईस्ट। अब हम न्यू डायरेक्शंस बता सकते हैं, दिस इज माय नॉर्थ ईस्ट, दिस इज माय साउथ ईस्ट, दिस इज माय साउथ वेस्ट, एंड दिस इज, ये जो ईस्ट है ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। सो क्वेश्चन इज देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। अभी हमारा वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट है अभी यहाँ पे, ये है ना वेस्ट, वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट, वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
और शैल आई रिपीट इट? रिपीट, ठीक है, चलो 1 मिनट में दूसरी जगह पे समझाती हूँ, 1 मिनट समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अगर हम अभी बात करते हैं नॉर्मल लोकेशंस क्या होती है। सो ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा वेस्ट, ये है मेरा ईस्ट, दिस इज माय नॉर्थ ईस्ट, दिस इज माय साउथ ईस्ट, दिस इज माय साउथ वेस्ट एंड दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट। है ना दिनेश, ये तो नॉर्मल लोकेशंस है हमारी। क्वेश्चन में व्हाट दे हैव सेड दैट इफ माय साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट है ना, दिस साउथ ईस्ट हैज बिकम नॉर्थ, है ना, एंड माय क्या है क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट विल बिकम वेस्ट। ये जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ वो नई डायरेक्शन से, और जो ब्राउन से लिखा हुआ पुरानी डायरेक्शन है। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, सो दिस वुड बी, बताओ दिनेश ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस वुड बी, दिनेश आप बताओ ये डायरेक्शन क्या होगी जो मैंने बनाई है अभी, ये डायरेक्शन क्या होगी, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, सो ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ईस्ट। अब ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, व्हाट विल दिस डायरेक्शन बी, व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन, दिस विल बिकम साउथ, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी जो मैंने अभी बनाई, व्हाट विल दिस डायरेक्शन बिकम, बताओ किसके बीच में है, दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। अभी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, अब बताओ वेस्ट क्या बनेगा, सो वेस्ट है ये, सो वेस्ट क्या बनेगा, अभी बोलो वेस्ट क्या बनेगा, व्हाट विल वेस्ट बिकम, दिनेश मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, क्लियर अभी, अभी क्लियर हुआ आपको। अभी मुझे बताओ व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बनेगा, व्हाट विल ईस्ट बिकम, व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बनेगा, दिनेश आप बताओ ईस्ट क्या बनेगा, व्हाट विल ईस्ट बिकम, ये ईस्ट है, ईस्ट क्या बन जाएगा, कहाँ गए, समझ आया नहीं समझ आया दिनेश, यस आ गया ना, तो ईस्ट क्या बनेगा बताओ अब, व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बन जाएगा, बताओ ईस्ट है ना ये, ईस्ट क्या बनेगा, किसके बीच में है, कहाँ चले गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, सो ईस्ट क्या नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट तो मेरा वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट तो मेरा वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट बने, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। समझ आ गया, क्लियर है अभी सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 73, अतुल वॉक्स 20 मीटर, पढ़ो क्वेश्चन और आंसर बताओ।
जो नॉर्थ बोल रहे हैं वो नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, जो वेस्ट बोल रहे हैं वो वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में सबको कंफ्यूजन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अतुल अतुल वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, which west, because with respect to starting point he is asking। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। अतुल वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड साउथ, अ पर्सन वॉक 20 मीटर टूवर्ड साउथ, ये ठीक है। 20 मीटर टूवर्ड साउथ, टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 30 मीटर। अभी अगर हम लेफ्ट पे टर्न करेंगे तो वो मूव करेगा 30 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टूवर्ड राइट ही वॉक्स 10 मीटर, and then turning toward right he walks 40 meter, so he walks 40 meter, turning toward right he walks 40 meter, then turning towards right he walks 30 meter। so किस डायरेक्शन में वो फेस करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, बताओ अभी। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट कैसे फेस करेगा? नॉर्थ की तरफ नहीं फेस कर रहा, ऊपर की तरफ नहीं देख रहा वो। पूजा, वो ऊपर की तरफ नहीं देख रहा, फेसिंग नॉर्थ, ही इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। अभी बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर वो आगे आपसे पूछ ले, नॉर्थ है बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, बट स्टार्टिंग पॉइंट यही स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर देख रहा है, तो ऊपर तो नॉर्थ की तरफ ही हुआ ना। अब एक चीज बताओ, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, what is the distance between initial point and starting point? बताओ, what is the distance between initial point and starting point? Yes, it is 10 meter only। नहीं नहीं नहीं, देखो स्टार्टिंग पॉइंट के वेस्ट में है, नो डाउट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, बट वो पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है? इनिशियल जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है, उसने ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट, देखो क्वेश्चन पढ़ो, in which direction is he standing with respect to starting point, किस डायरेक्शन में वो स्टैंड कर रहा है? तो डायरेक्शन तो उसके ऊपर की तरफ है ना, डायरेक्शन उसके ऊपर की तरफ है। अगर वो क्वेश्चन में पूछता इन विच साइड ही इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम बोलते हैं उसके लेफ्ट में साइड में है, राइट में नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट में है। बट यहाँ पे उसने डायरेक्शन बोला है, किस डायरेक्शन में वो स्टैंड कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका फेस जा रहा है वो डायरेक्शन का हम नाम लेंगे। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? और डिस्टेंस सबको समझ आ गया 10 मीटर क्यों है? इज डिस्टेंस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो। मैम डायरेक्शन तो नॉर्थ आ रही है, देन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट क्यों दिया है? बस कंफ्यूज करने को दिया उन्होंने, स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने दिया, और कुछ रीजन नहीं है उसका। ठीक है, अभी ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और एक चीज ध्यान रखना, उसने आपको बोला है फेसिंग द सेंटर,
तो सेंटर से फेस करके लेफ्ट और राइट देखना, क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा अगर आप फेसिंग आउटसाइड कर दोगे। जैसे उन्होंने बोला 6 मेंबर सर्कल में है तो उनका फेस सेंटर की तरफ है, और अगर सेंटर की तरफ नहीं होता, बाहर की तरफ होता, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सर्कल है, ठीक है, ये एक पर्सन यहाँ बैठा है, उसका फेस टुवर्ड सेंटर है, तो उसकी राइट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन जो मैंने रेड कलर से दिखाई है, या ये डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन उसकी राइट होगी जब मैं बोल रही हूँ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, विच इज राइट? राइट डायरेक्शन कौन सी है? राइट डायरेक्शन कौन सी है? रेड। और अगर मैंने क्वेश्चन में बोला अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड, अगर मैं बोलती हूँ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड, नाउ टेल मी व्हाट इज राइट डायरेक्शन? राइट इज ग्रीन, ब्लू, और इट इज रेड? इट इज ब्लू। तो हमेशा याद रखना, जब पर्सन अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो मतलब ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है। कुछ नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे खुद कंफ्यूजन होती है। बस अपने आप को सोच लो, मैं अंदर की तरफ होके बैठा हूं तो मेरा राइट हैंड कौन सा है, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, और अगर यही मैं बाहर की तरफ होके बैठा हूं तो मेरे राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। बस यही करना होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है, मुझे भी आती है। बस ये सोच लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा राइट हैंड कौन सा है, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, उस अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक द डिसीजन। सो अगर मैं बोल रही हूँ अंदर की तरफ तो राइट है ये, और अगर मैं बोल रही हूँ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड तो फेस बाहर की तरफ है, तो उसकी ये डायरेक्शन राइट हो जाएगी। सो योर आंसर विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन वेदर ही इज फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Now tell me what should be the answer of this question. Among the six member P, Q, R, G, S and M sitting along a center facing the center. Ab, if R is between G and P, बॉम्बे, ये बॉम्बे कहाँ से आ गया? सी बोल रहे हो, बी? अच्छा चलो, बाकी सब सिर्फ 2-3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी सब ए, बी, नन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या है। 6 लोग हैं, इट शुड बी बिटवीन जी एंड एस। चलो देखते हैं। आर इज बिटवीन जी एंड पी। अभी देखो, आपके क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको?
आर इज बिटवीन जी एंड पी। अगर मैं पहली ही चीज देखूं, ठीक है, अगर मैं पहली दो चीजें देख सकती हूँ मैं, एक मिनट मैं आपको दूसरी जगह पे बना के दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। देखो आपको क्वेश्चन ने बोला इफ आर इज बिटवीन जी एंड पी, ये आपका जी और ये आपका पी, और ये आर इज बिटवीन जी एंड पी, आर इज बिटवीन जी एंड पी, ये दोनों सही है क्या? आर इज बिटवीन जी एंड पी, कैन आई मेक बोथ ऑफ दीज? अगर कोई मुझे बोल रहा है आर इज बिटवीन जी एंड पी, आर दीज बोथ सेम और आर दीज बोथ पॉसिबल और नॉट? क्योंकि हमें उसने ये नहीं बोला आर इज राइट टू द जी, लेफ्ट टू द जी, आपको नहीं बोला, उसने बोला आर इज बिटवीन पी एंड जी। सो आप पी को ऊपर भी लिख सकते हो, आप पी को नीचे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम इज बिटवीन पी एंड एस। अभी अगर पी यहां है तो एस यहां होगा, एम इज बिटवीन पी एंड एस। अभी पी यहां है तो एम यहां होगा और एस यहां होगा, यस और नो? अभी क्या है, हमें ये चीज पता है इनके बीच में ये है, हमें ये पता है इसके बीच में ये है, तो क्यों इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे पता है P और G के बीच में है R और P और M के बीच में है S। सो बची हुई पोजीशन ये हुई। Q यहाँ भी हो सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है, Q तो दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है ना। सो Q कैन बी इधर दिस, इन सेकेंड सर्कल M इज नॉट बिटवीन P एंड S। M इज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो S यहाँ हुआ, M इज बिटवीन P एंड S, M ऐसे हुआ, M इज बिटवीन P एंड S, ये चीज हुई। अभी ठीक है, पूजा अभी ठीक है, M इज बिटवीन P एंड S, तो बची हुई लोकेशन तो यही हुई ना, यहाँ पे हो सकता है। तो अब मेरे ऑप्शन थे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अब G ऐसे बैठा है, G का लेफ्ट है ये, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, बट इस फिगर के अकॉर्डिंग इट इज बिटवीन दिस, यहाँ पे क्यों यहाँ होना चाहिए, तो ये तो इमीडिएट राइट ऑफ जी हुआ। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग इट कैन बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बट इस फिगर के अकॉर्डिंग इट इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हाँ तो एक एक ऑप्शन है आपका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, दूसरा ऑप्शन है आपका इमीडिएट राइट ऑफ जी। आपका दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। सो आप इसलिए नन ऑफ द अबव मार्क नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऑप्शन दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऐसा ऑप्शन होता जिसमें इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी और इमीडिएट राइट ऑफ जी होता ही नहीं, कुछ वेग से ऑप्शन दिए होते, तो आप लिख देते दैट नन ऑफ द अबव। बट यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, इमीडिएट राइट भी हो सकता है, so you cannot determine this the location of that person. So my answer would be C, cannot be determined. Is it clear or not? Is it clear to everyone or not? क्लियर है ना सबको? ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए देखो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, Q इज बिटवीन G एंड S, ये तो हम 100% श्योर है G और S के बीच में है, क्योंकि आपको ये लोकेशन भी पता है, ये भी पता है, लेकिन वेदर ही इज राइट और लेफ्ट इट रिक्वायर्स मोर इंफॉर्मेशन, देयरफॉर या फिर इनवर्ट सिटिंग या आउटवर्ड सिटिंग दिया होता तो फिक्स आंसर आता। अगर या फिर इनवर्ट सिटिंग, उन्होंने इनवर्ट ही दिया है, दे हैव रिटन इनवर्ट ओनली, यहाँ पे उन्होंने इनवर्ट ही बताया है। लेकिन अगर वो ये बोल देते ना, एक चीज और दे देते कि आर बिटवीन जी एंड पी है, लेकिन आर इज राइट ऑफ जी या आर इज लेफ्ट ऑफ जी, अगर ये कोई भी एक चीज और दे देते ना, आर की लोकेशन, एक लोकेशन को और स्पेसिफाई कर देते, तो हम आंसर डिटरमाइन कर सकते थे। बट जब उन्होंने बिटवीन दे दिया, बिटवीन समझ तो आ गया हमें, लेकिन उसको बताना चाहिए था बिटवीन तो है, लेकिन जी या पी के किसके लेफ्ट या राइट में है, अगर वो एक पॉइंट और दे देते आप आंसर को डिटरमाइन कर देते। ठीक है,
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, ये 75। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और ये काफी टाइम इस काइंड का क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे नॉर्मली सर्कल वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है, दे आर लिटिल बिट ट्रिकी, बट इफ दे विल आस्क, ये बहुत इजी क्वेश्चन और इस काइंड के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। इसको देखो, among M and T, R and D, each has different height. T is taller than हाँ देखो, बाकी सब बताओ। M और अब मुझे बताओ, हु इज द शॉर्टेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट, इसी में ही हु इज द शॉर्टेस्ट, M इज टॉलेस्ट, ओके, हु इज द शॉर्टेस्ट, N is the shortest. Who is the who is at the third position? थर्ड पोजीशन पे किसकी हाइट आएगी? थर्ड पोजीशन पे किसकी हाइट आएगी? इट इज डी। क्लियर है सबको? देखो, ये 6 लोग हैं, ईच हैज डिफरेंट हाइट। T is taller than D, मतलब T is taller than D, बट शॉर्टर देन M, मतलब T M से शॉर्टर है। सो अगर T D से बड़ा है और M T से छोटा, M T से बड़ा है, तो पक्का D से तो बड़ा होगा ही। ये एक लाइन खत्म हो गई। दूसरी लाइन है R is अब दूसरी लाइन है, उसको दूसरी लाइन में बनाओ, उसको सेम लाइन में मत बनाओ। R is taller than N, मतलब R is taller than N, बट शॉर्टर देन D, मतलब D बड़ा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये डी कॉमन करके दोनों लाइंस को बना इकट्ठे जोड़ सकती हूँ? M is greater than T is greater than D is greater than R is greater than N. So the tallest would be M and shortest would be N. सबसे tallest M, सबसे shortest N. D is at the middle most position. Clear है सबको ये चीज? Is this question clear to everyone or not? किसी को भी डाउट है पूछ लो। Anyone has any doubt? No. अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन 76, A B C D E and F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को याद रखना, किसको फेस कर रहे हैं, तो डायरेक्शंस आपकी चेंज हो जाएगी। अगर इसमें ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो आंसर होता क्या? अगर इसमें ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो क्या वो आंसर होता? नहीं होता, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसने 3 डिफरेंट डिफरेंट वो दिए हैं। अभी हम देखते हैं उनका। टू टू मेंबर्स, टू मेंबर्स, ठीक है। टू, ये ए किसने बोला है? ए, अच्छा हाँ, टू ये है, ठीक है। 1 3 मेंबर्स, दीपक, हाउ विल 3 कम? हाउ विल, और ये वन 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 मेंबर बोला आपने आलोक, क्या फर्स्ट आंसर बोला? टू। अभी देखो, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ए इज अ नेबर ऑफ बी एंड डी,
दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, ए इज अ नेबर ऑफ बी एंड डी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। ये सही है गलत है, दोनों बना सकती हूँ नहीं बना सकती, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट पॉइंट दैट ए इज द नेबर ऑफ, रुको मेरे को व्हाइट बोर्ड खोलने दो, एक मिनट रुको, व्हाइट बोर्ड, हाँ। क्वेश्चन है ए इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, सो ए इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, एंड कैन आई मेक इट एज लाइक दिस। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूँ तो क्या इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, एक उन्होंने दे दिया दैट डी इज अ नेबर ऑफ सी, डी इज अ नेबर ऑफ सी मतलब सी इधर होगा या सी इधर होगा, है ना। सी इज द नेबर ऑफ, ऐसे हो गया। अब ई इज द नेबर ऑफ सी एंड एफ, सी एंड एफ का नेबर है ई, एंड सी एंड एफ का नेबर है ई, यस और नो। ये दोनों चीजें ठीक है नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं हम दोनों। अब बताओ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर बिटवीन ए एंड ई, दो मेंबर्स, ए एंड ई दो मेंबर्स। अगर किसी भी एक मेथड से आपका आंसर आ रहा है 2, दूसरे मेंबर से आता 3, अभी दोनों में सेम है, तो तब ऑप्शन में जरूर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड और आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट अभी दोनों मेथड से आपका आंसर 2 ही आ रहा है, तो अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होगा ना, तो आंसर तब भी 2 होगा। बट अगर बाय चांस इन दोनों में से, इसलिए हमेशा याद रखना जब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटीज हम लेते हैं, और दो दो प्रोबेबिलिटीज ही होती है, बस दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती नहीं है, सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज होती है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ही आपको दो प्रोबेबिलिटीज दे रही है, बाकी तो आप सारी इंफॉर्मेशन उस दोनों प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना। तो हमेशा याद रखना दो प्रोबेबिलिटीज जरूर बनती है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में, एंड ट्राई टू मेक बोथ, और फिर अकॉर्डिंगली आंसर दो, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन और नॉट। दिस इज अबाउट लॉजिकल पार्ट जो है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। अब नेक्स्ट आएगा आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज जो कोर आपका मैथमेटिकल पार्ट होता है। ठीक है, एक दो चीजें पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि टाइम होने वाला है, एक आधा बस फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आपका फॉर्मूला होगा तो इट वुड बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला, इसको याद रखना है, हर जगह यही अप्लाई होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला एक फॉर्मूला। और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से या फिर वी से, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी को यूजुअली, डिस्टेंस को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं डी से, टाइम को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है, वो आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, एक है स्पीड कितनी है और दूसरा है एवरेज स्पीड। जब आपको वो दो डिस्टेंसेस और दो टाइम दे देगा, या आपको वो दे देगा कि यहाँ सुमित सर ने तो पढ़ाया है इसका, इज द सेम और डिफरेंट। सुमित सर ने तो पढ़ाया है इसका, इज दिस, क्या बोल रहे हो आप आलोक, व्हाट आर यू आस्किंग। ये पढ़ा, हाँ हाँ सर पढ़ा चुके हैं, मतलब सर अपना एक बार सिलेबस कर रहे हैं, मैं अपनी साइड से सिलेबस कर रही हूँ। सो मतलब डबल डबल सिलेबस आपका चल रहा है, क्योंकि मेरी साइड से सारे वो वाले पार्ट हो चुके हैं जो थ्योरेटिकल है। मेरा लास्ट पार्ट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथमेटिकल में वी हैव डन विद लॉजिकल वाला पार्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिकल वाला, ये आपको प्रतीक सर ने भी आपको पढ़ाया होगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ योर रिविजन ऑनली। हाँ ठीक है। सो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम बोलते हैं 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। व्हाट डज इट मीन, x और y रिप्रेजेंट करता है स्पीड, किस स्पीड से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। x एंड y आर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड्स।
ठीक है, ये उस काइंड ऑफ क्वेश्चन में हम यूज करते हैं प्रेजेंटिंग, हाँ, ये हम उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज करते हैं जिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने में वो सेम है। हम बोल रहे हैं एक पर्सन अपने घर से निकला एंड ही हैज गॉन टू हिज स्कूल, ठीक है, स्कूल गया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और स्कूल से वापस घर आया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ टेल मी व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन। अगर यह आपको निकालना उसको कितनी देर लगी स्कूल जाने में और कितनी देर लगी उसको स्कूल से वापस आने में, अगर वो हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है तो हमें निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड। सो यहाँ पे स्कूल से घर से स्कूल गया और स्कूल से घर वापस आया, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है या नहीं सेम? इज दिस डिस्टेंस सेम और नॉट? दोनों का डिस्टेंस सेम है नहीं सेम है? इज इट सेम और नॉट? इट इज सेम। सो इस केस में हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं विच का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। x इज जाने की स्पीड, y इज आने की स्पीड। सो इस केस में स्पीड होगा, आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, 2 प्लस 3 विच इज 5। सो 2 to the 4, 4 to the 12, 12 by 5 किलोमीटर पर आवर इज माई एवरेज स्पीड ऑफ दिस। सो ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड सेकंड एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला होगा और ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आने डिस्टेंस जाने का और आने का या फिर जिन दो स्पीड्स की आप बात कर रहे हो वो सेम रहेगा। याद रखना, डिस्टेंस चेंज होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब दोनों का डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, देन ओनली दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट एक पॉइंट होता है कि हमेशा जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो एक क्वेश्चन में, वो उनकी यूनिट्स हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए, टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए, तभी आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो। या फिर अगर आप मीटर में डिस्टेंस दे रहे हो तो टाइम को सेकंड में ही रखो। यूनिट्स हमेशा सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो अगर कोई मुझे बोलता है एक पर्सन है वो 2 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, टेल मी हाउ मच इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मुझे बोलता है वन पर्सन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? सो किलोमीटर, अब यूनिट्स देखो, मैं अभी शॉर्ट भी बता दूंगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 kilometer is how many meters? किलोमीटर पर आवर को I want to convert into meter per second. So 1 kilometer को I can write it down as 1000 meter. ठीक है? एंड 1 hour कितने सेकेंड्स के इक्वल होता है? 1 hour is 3600 सेकेंड, है ना। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं एंड 60 मिनट्स में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इट विल कम आउट टू बी 3600 सेकेंड। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18। सो 1 पे गया, 9 पे गया, सो इट इज 5/9 मीटर पर सेकेंड। सो हमेशा जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वैसे याद मत करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो जाता है, नॉर्मल कैलकुलेशन देख लो।
यही अगर आपको टू, मैम प्लीज रिपीट, व्हेन वी यूज एवरेज फॉर्मूला यू आर टेलिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस शुड बी सेम, जब डिस्टेंस सेम होगा तभी हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने लिखा है। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आई विल टेल यू हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट अगर स्पीड सेम होगी तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है साक्षी? ओके, सो अभी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में बोलता है 2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर 1 मीटर है, ये 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। सो 1/1000 नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा 3600, सो इट विल कम आउट टू बी 18/5। सो जब भी आपको 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, 5/18 से मल्टीप्लाई तब होगा अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, बट अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे देन यू हैव टू टेक इट। देखो मैं इसको समझाती हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको सिंपलर समझा देती हूँ, इसको ऐसे याद करोगे ना कंफ्यूजन होती ही होती है। 1 किलोमीटर is equal to 1000 meter. So 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. Yes or no? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, सो 1 मीटर वुड बी 1/1000 किलोमीटर। दूसरी चीज, 1 आवर इज 3600 सेकेंड, सो 1 सेकेंड वुड बी 1/3600 आवर। ये क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है नहीं क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। अभी मेरे को 2 मीटर पर सेकेंड बोला है, सो 2 को अलग रख दो और ये मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर। 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकेंड कितने आर के इक्वल है? 1/1000, 3600 में 3600 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका आर आ जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी योर 18/5। और लेकिन यही अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना होता इट विल कम आउट टू बी 5/18। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी आपका टाइम हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो जल्दी बताओ, फिर मैं क्लास एंड करूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, सो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाइम ओवर हो गया है, लेट मी एंड द क्लास।